हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल संडे स्टडी पॉइंट पे। तो आज का हमारा टॉपिक है एंटीजनेट पेपर वन से क्वेश्चन लेकर आपके लिए लोक विकास और पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है। वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए आज के हमारे पहले प्रश्न चलते हैं हम। आज का हमारा पहला प्रश्न है, पर्यावरण को सर्वाधिक प्रदूषित किसने किया है? जनसंख्या वृद्धि ने, प्रौद्योगिकीकरण, नगरीकरण, औद्योगिक के अनुरूप प्रयोग से? तो सही आंसर हमारा क्या होगा? पर्यावरण को सर्वाधिक प्रदूषित किसने किया है? तो किसने किया है सर्वाधिक प्रदूषित हमारे पर्यावरण को? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये प्रौद्योगिकीकरण ने किया है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हम। पर्यावरण को ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? कोयला, पेट्रोलियम, आणविक शक्ति या सूर्य? तो सही आंसर हमारा क्या होगा? पर्यावरण को ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये सूर्य से प्राप्त होती है हमें। ये पर्यावरण को जो ऊर्जा है ये सूर्य से प्राप्त होती है, सूर्य की किरणों के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हम। पारिस्थितिक तंत्र की संरचना में निम्नलिखित में से कौन सा घटक महत्वपूर्ण है? जैविक घटक, अजैविक घटक, जलवायु के तत्व या ये सभी? तो सही आंसर हमारा क्या होगा? पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना में निम्नलिखित में से कौन घटक महत्वपूर्ण है? तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ये सभी हैं कि जैविक घटक होता है, अजैविक घटक है और जलवायु के तत्व है। ये तीनों ही हमारे पारिस्थितिक तंत्र की संरचना के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए अगले प्रश्न चलते। तो अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कहाँ भारत में हाइड्रोकार्बन प्रदान करने वाले वृक्ष उगते हैं? राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, दक्षिणी पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ये तीनों क्षेत्रों में? तो सही आंसर हमारा क्या होगा? निम्नलिखित में से कहाँ भारत में हाइड्रोकार्बन प्रदान करने वाले वृक्ष उगते हैं? देखिए जिन वृक्षों से हमें हाइड्रोकार्बन प्रदान करने वाले वृक्ष हैं ये कहाँ पर उगते हैं? तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाए, ऊपरी तीनों क्षेत्रों में। ठीक है, राजस्थान में होते हैं, ये फिर पश्चिमी मध्य प्रदेश में होते हैं और दक्षिणी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होते हैं। तीनों हमारे सही आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। ज्वालामुखी उद्गार के समय निम्न में से कौन सी गैस नहीं निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या ऑक्सीजन? तो सही आंसर हमारा क्या होगा? ज्वालामुखी उद्गार के समय निम्न में से कौन सी गैस नहीं निकलती है? देखिए नहीं पूछा गया है तो कौन सी गैस नहीं निकलती है? ये ऑक्सीजन नहीं निकलती है, तीनों ही निकलती है। जब ज्वालामुखी फटता है उसमें से जो लावा बाहर निकलता है, देखिए धुएं का बहुत बड़ा गुबार सा निकलता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है, फिर सल्फर डाइऑक्साइड भी होती है और कार्बन मोनोऑक्साइड भी होती है। तीनों ही गैसें होती है उसमें, किंतु ऑक्सीजन नहीं होती है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अतिवृष्टि से होने वाली प्राकृतिक आपदा को कहते हैं क्या कहते हैं? अत्यधिक वर्षा, बाढ़, मृदा संरक्षण या भूस्खलन? तो सही आंसर हमारा क्या होगा? अतिवृष्टि से होने वाली प्राकृतिक आपदा को क्या कहते हैं? तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसे बाढ़ कहते हैं। कि जब ज्यादा बारिश हो जाती है और नदियों में या घरों में पानी तो भर जाता है, उसकी वजह से किसे कहते हैं? उसे बाढ़ कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हम। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य अकाल व सूखे से सर्वाधिक प्रभावित होने वाला राज्य है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान या बिहार? तो सही आंसर हमारा क्या होगा? निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य है जो अकाल व सूखे से सर्वाधिक प्रभावित होने वाला राज्य है? ये राजस्थान है। राजस्थान में बहुत बड़ा भाग है जो है मरुस्थल भी है और उसी के कारण यहाँ पर वैसा होता है। तो पश्चिमी राजस्थान है, वहां पर सर्वाधिक सूखे का अकाल रहता है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। पृथ्वी पर जल जीवन का आधार है। जल की सतह व भूगर्भिक कमी को कहते हैं क्या कहते हैं? सूखा, अकाल, अनावृष्टि या त्रिकाल? तो सही आंसर क्या होगा? पृथ्वी पर जल जीवन का आधार है और जल की सतही व भूगर्भिक कमी को कहते हैं सूखा,
अकाल, अनावृष्टि या त्रिकाल। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा, इसे सूखा कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हम। असीमित खनन का प्रभाव पड़ता है मृदा अपरदन पर, वन विनाश पर, मानव स्वास्थ्य पर, इन सभी पर। असीमित खनन कार्य, ये पहाड़ों में जो है खनन कार्य करते हैं, जो खुदाई करते हैं, पहाड़ों की तोड़फोड़ करते हैं, उससे किस पर प्रभाव पड़ता है, मृदा अपरदन भी पड़ता है। फिर वन विनाश हो जाते हैं हमारे, कि पहाड़ों पर ज्यादा वन उगे होते हैं। फिर मानव स्वास्थ्य भी खराब होता है, उससे धूल मिट्टी और होता है, वायु प्रदूषण भी होता है, ध्वनि प्रदूषण भी होता है। तो इन सभी पर हमारा प्रभाव पड़ता है। ये ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा, अनियोजित विकास का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है औद्योगिक क्षेत्र पर, आर्थिक क्षेत्रों पर, आवासीय क्षेत्रों पर, पारिस्थितिकी पर। तो सही आंसर हमारा क्या होगा, अनियोजित। अनियोजित विकास यानी कि सर्वाधिक प्रभाव किस पर पड़ता है, विकास ही विकास कह जाते हैं, पेड़ पौधे और सब कुछ काटते हैं कि मानव जनसंख्या बढ़ेगी या और औद्योगिक धंधे हो गए, तो सर्वाधिक प्रभाव किस पर पड़ता है, हमारे पारिस्थितिकी तंत्र पर पड़ता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा, मैंग्रोव वनों पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है रासायनिक हथियारों से, तीव्र औद्योगिकरण से, आणविक विस्फोटों से, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर हमारा क्या होगा, मैंग्रोव वनों पर सर्वाधिक प्रभाव जो है ये किससे पड़ा है। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाए, रासायनिक हथियारों से पड़ा है मैंग्रोव वनों पर। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। तीव्र जनसंख्या वृद्धि का सर्वाधिक तीव्र प्रभाव है, तीव्र जनसंख्या वृद्धि का, तो जल्दी से जनसंख्या बढ़ेगी, उसका सर्वाधिक प्रभाव किस पर पड़ता है, पारिस्थितिकी संकट पर, संसाधनों का दुरुपयोग, असंतुलित मानव व्यवसायों और उपभोग का संकट। तो सही आंसर हमारा क्या होगा, तीव्र जनसंख्या वृद्धि का सर्वाधिक तीव्र प्रभाव किस पर पड़ता है, ये पारिस्थितिकी तंत्र पर पड़ता है हमारा, ये यानी पारिस्थितिकी संकट आ जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा, भारत में औद्योगिकरण से सर्वाधिक हुआ है, क्या सर्वाधिक हुआ है औद्योगिकरण से, वन के विनाश हो गया है, भूमि संरक्षण है, जल संकट है, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। इससे हमारा वन विनाश हुए औद्योगिकरण से, ये ज्यादा बड़े बड़े उद्योग लगाएंगे तो हमें वनों को काटना पड़ता है, क्योंकि जमीन हमें आवश्यकता होती है औद्योगिक लगाने के लिए, और गांव शहर बसाने के लिए भी हमें वनों जंगल होते उन्हें काटना पड़ता है। इसलिए क्या हो, भारत में औद्योगिकरण से सर्वाधिक विनाश किसका हुआ है, तो ये वन विनाश हुआ है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। औद्योगिकरण से होता है क्या, होता है वायु प्रदूषण होता है, ध्वनि प्रदूषण भी और जल प्रदूषण भी, ये सभी। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये सभी होते हैं। ये वायु प्रदूषण भी होता है, ध्वनि प्रदूषण भी होते हैं, जल प्रदूषण भी, तीनों ही होते हैं। चलिए अगला प्रश्न हमारा, पारिस्थितिकी संकट का कारण है, क्या कारण है इनका, तीव्र जनसंख्या वृद्धि, तीव्र औद्योगिकरण विकास, अत्यधिक तकनीकीकरण, या उपरोक्त सभी। पारिस्थितिकी संकट का कारण है, क्या कारण है ये उपरोक्त सभी कारण है हमारे, तीव्र जनसंख्या है, फिर तीव्र औद्योगिक विकास भी है और अत्यधिक तकनीकीकरण भी है, तीनों ही हमारे पारिस्थितिकी संकट के लिए। चलिए अगला प्रश्न, बाघ परियोजना ने देश की विशिष्ट वनस्पतियों को नष्ट कर दिया है, यह कथन किसका है, सुंदरलाल बहुगुणा, बाबा आमटे, मेघा पाटकर, डॉक्टर माधव जाड़गिल। बाघ परियोजना सन 1972 में शुरू की गई थी। बाघ परियोजना ने देश की विशिष्ट वनस्पतियों को नष्ट कर दिया है, यह कथन किसका है, ये डॉक्टर माधव जाड़गिल का है। ये ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा, मरुस्थलीकरण के कारण प्रमुख कारणों में आप किसे उत्तरदायी मानते हैं, मरुस्थलीकरण के प्रमुख कारकों में आप किसे उत्तरदायी मानते हैं, वनों का विनाश, जनसंख्या वृद्धि, अनियंत्रित पशुचारण, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये वनों का विनाश है। तो मरुस्थलीकरण जो है ना, ये वनों का विनाश करते हैं, और इसी का ही मरुस्थलीकरण के प्रमुख कारकों में आप किसे उत्तरदायी मानते हैं, इसे वनों का विनाश को मानते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा।
चलिए अगला प्रश्न नंबर है, मरुस्थलीकरण का प्रमुख कारण है। क्या कारण? प्रमुख कारण बाल्ट के निक्षेप होने से, गर्मी अधिक पड़ने से, वर्षा न होने से या कृषि न होने से। मरुस्थलीकरण का प्रमुख कारण है, क्या कारण है? कि कृषि न होने से है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है, ये मरुस्थलीकरण का प्रमुख कारण है। चलिए अगला प्रश्न नंबर है, तूफान से जलवायु के साथ मृदा का अपर्दन होता है तो इसे कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? जल अपर्दन, वायु अपर्दन, रेल अपर्दन या भूस्खलन। तूफान से जलवायु के साथ मृदा का अपर्दन होता है तो इसे क्या कहते हैं? वायु अपर्दन कहते हैं इसे। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न नंबर है, जल का तेज बहाव मृदा की ऊपरी उपजाऊ सतह से मृदा को बहाकर एक स्थान से दूसरे स्थान को लाता है तो इसे कहते हैं भूवैज्ञानिक अपर्दन, जल अपर्दन, वायु अपर्दन, भूमिगत जल अपर्दन। तो सही आंसर हमारा क्या होगा? जल का तेज बहाव मृदा के ऊपरी उपजाऊ सतह से मृदा को बहाकर एक स्थान से दूसरे स्थान को लाता है तो इसे क्या कहते हैं? इसे जल अपर्दन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न नंबर, निम्नलिखित में से देश के किस क्षेत्र में जूमिंग कृषि से वनों का विनाश सर्वाधिक होता है? दक्षिण पूर्वी भारत में, उत्तर पूर्वी भारत के आदिवासी क्षेत्रों में, हिमालय में गिरिवादियों में या मरुस्थलीय क्षेत्र में। तो सही आंसर हमारा, निम्नलिखित में से देश के किस क्षेत्र में जूमिंग कृषि, ये जूमिंग कृषि कहां पर होती है? वनों का विनाश सर्वाधिक होता है। तो सही आंसर हमारा क्या होगा? ये उत्तर पूर्वी भारत के आदिवासी क्षेत्रों में होता है। ये पूर्व में जो ना हमारे 7 राज्य लगते हैं, आसाम है ना, मेघालय, इन उत्तरांचल, इन राज्यों में ना हमारे आदिवासी जो क्षेत्र हैं इनमें जूमिंग कृषि करते हैं, उन्हीं से वनों का विकास विनाश होता है सर्वाधिक। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न नंबर है, उत्तर भारत के मैदानों में ग्रीष्मकालीन तापमान कितना हो जाता है? 50 डिग्री सेल्सियस, 49 डिग्री सेल्सियस, 48 डिग्री सेल्सियस या 47 डिग्री सेल्सियस। उत्तर भारत के मैदानों में ग्रीष्मकालीन तापमान कितना हो जाता है? 50 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। जल को प्रदूषित करने वाले तत्वों में निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावशाली है? जल में रेत, पीका, खनिज पदार्थ, जल में औद्योगिक प्रदूषण मिल जाने से, जल में मलमूत्र मिल जाने से, या फिर तीनों ही। जल को प्रदूषित करने वाले तत्वों में निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावशाली है? तो कौन सा प्रभावशाली है? या फिर तीनों से ही है। जल में रेत, पीका, खनिज पदार्थ मिल जाते हैं, या जल में औद्योगिक प्रदूषण मिल जाने से, जल में मलमूत्र मिल जाने से, ये तीनों ही हमारे प्रमुख कारण है। तो दोस्तों ये हमारी छोटी सी वीडियो थी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।